नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 009 न्यूज टीवी नेटवर्क। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रीति कुमारी के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पहली बार मीडिया के सामने आकर प्रीति कुमारी अपने ससुराल वालों के खिलाफ खुलकर बोल रही है, जबकि ससुराल पक्ष वालों की तरफ से लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। फिलहाल प्रीति के ससुराल वाले कंडीशनल बेल पर जेल से बाहर हैं। जब जेल जाने की बारी आई थी तो घड़ियाली आंसू बहाकर प्रीति कुमारी के आगे हाथ पैर जोड़कर रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपसी समझौता पत्र पर साइन करवा लिया था। प्रीति समझौता पत्र पर साइन करवा लिया था। प्रीति ने अपने भैंसुर जेठ पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पति से ज्यादा मुझे मेरे जेठ जेठानी भतीजा भतीजी एवं नंद मारपीट किया करते थे। जेठ प्रभास सिन्हा ने मेरे शरीर से साड़ी खींचकर बाहर गली में फेंक दिया था और पानी का मोटर चालू कर पानी से मेरा मांग धोकर मुझे विधवा बनाया गया था। मैं रोती गिड़गिड़ाती रही लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी मेरा पति श्याम सिन्हा जेठानी उमा भारती हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था और जेठ प्रभास सिन्हा अपने बड़े बेटे प्रशांत सिन्हा से कहकर मोबाइल से वीडियो बनवा रहा था। और क्या कुछ कहा प्रीति कुमारी ने, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट कहलगांव बिहार से। ये कुल मिला करके 44 लाख रुपया जो है अभी उसके पास में है। ये पैसा आप कहाँ से लाए थे? पैसा हम रिटायरमेंट का पैसा मिला था, प्लस हम जो है उसके लोगों से जो कर्ज लिए थे उस कर्ज की अवधि में हम ये सोच कर लिए कि बच्ची प्लस हमारा दामाद खुशहाल रहे, दोनों का उज्जवल भविष्य रहे, इस भविष्य के लिए हमने ऐसा किया। श्याम सिन्हा से आपकी बातचीत होती है? नहीं, बातचीत नहीं हो रही है। हम जब फोन संपर्क करते हैं तो हमारा फोन। आपकी बेटी से उनकी बातचीत होती है? बेटी से भी बातचीत। अब बस अब न्यायपालिका के शरण में है ना? हाँ, न्यायपालिका के शरण। ये न्यायपालिका से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा उनके पास है और वो सुशासन बाबू की सरकार है। तो जब नीतीश कुमार के सरकार में ये हाल हो रहा है बेटियों के साथ में, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार तो अब देखिए, अब हम क्या कहेंगे। न्यायालय के पास गए हैं, सरकार के पास में यदि हमको आवेदन देने का है तो हम वो आवेदन वहाँ पर भी देंगे। हम पुलिस प्रशासन को भी हम आवेदन, हायर अथॉरिटी को भी आवेदन देंगे, नीतीश कुमार बाबू को भी हम आवेदन देंगे। आप थाना में FIR किए हैं ना? थाना में FIR किए हुए हैं। अच्छा, तो अभी अरेस्टिंग नहीं हुई? की नहीं, अरेस्टिंग नहीं हुआ अभी। नमस्कार, मैं हूं राहुल खान और आप देख रहे हैं 009 टीवी नेटवर्क बिहार। मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार 009 प्रीति कुमारी के केस को देख रही है, जांच पड़ताल कर रही है, कहीं न कहीं पटना से लेकर के भागलपुर तक 009 की पूरी टीम आज प्रीति कुमारी के केस को जानने के लिए कि किस मंच पे है और कहीं न कहीं इस मामले में भागलपुर कोर्ट में जो प्रीति कुमारी के केस को देख रहे हैं सत्यानंद कुमार जी, उनसे जानना चाहेंगे कि आज उसकी तारीख थी, आज क्या कार्रवाई हुआ, क्या मामला बना और इन मुद्दों पे आखिर प्रीति कुमारी को कब तक न्याय मिलेगा। क्योंकि आज की तारीख में प्रीति कुमारी पटना के निहारिका सिंह अस्पताल में एडमिट है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। सर, क्रिटिकल केस है तो आप जान ही रहे हैं अच्छे से, आपको तो पता ही है कि सर क्या मामला पूरा चल रहा है। आज बड़ी उम्मीद थी कि प्रीति कुमारी को यहाँ से कुछ न्याय मिलेगा। जिस तरीके से बेल के आधार पर, समझौता पत्र के आधार पर उसने अपने पति के साथ रहने की अपनी मंशा को जाहिर किया और कोर्ट के द्वारा दोनों को रहने के लिए उनको रखा गया था, टर्म कंडीशन दिया गया था। लेकिन 22 जुलाई को उनको कोर्ट से रिहाई मिलती है और 10 अगस्त को उनके साथ उनके ससुराल वाले बड़ी गंभीरतापूर्वक मारपीट करते हैं कि जान लेने की कोशिश करते हैं। उनके शरीर के सारे कपड़े को नोच कर फेंक देते हैं, मुंह में कपड़ा ठूंसते हैं, पूरे हाथ पैर बांध करके जमीन में लिटा करके घंटों उसको दबाए रखते हैं। बड़े बड़े पत्थरों से उसके सर और पूरे शरीर को कूचा गया है। आज उसकी हालत इतनी है कि जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। आज उसके लिए सर यहाँ कोर्ट में तारीख था, वो असमर्थ है, आ नहीं सकती। उनके पिताजी मेरे पास में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, आज क्या हुआ? आज तो कोर्ट नहीं रहने के चलते जो आज कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज तो मैं पूरा पिटीशन के साथ तैयार किया था उनके बेल को कैंसिलेशन के लिए, लेकिन कोर्ट नहीं रहने के कारण हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व में भी बहुत दिन से DGM के यहाँ चल रहा है इनका मैटर, कोर्ट नहीं थे। अभी कुछ ही दिन हुआ है जो कोर्ट आया है
और कोर्ट आने के बाद जो आज भी उनका तारीख था और आज कोर्ट है नहीं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन हम अभी भी लगे हुए हैं कि उस केस को हम न्याय दिलाएंगे। हम कहेंगे कि उनके परिवार को कि न्याय व्यवस्था पे आस्था रखे, कहीं ना कहीं न्याय छिपा हुआ है और उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट हमारे पास ये केस 2022 में आया, उस समय भी उनके साथ मारपीट किया गया था और जिस ढंग से मारपीट किया गया था और जिस ढंग से आवेदन बनाया गया था तो उस ढंग से जो है उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है सेक्शन नहीं लगाया था। जबकि उनके साथ मारपीट किया गया था तो कम से कम 323, 504, 506, 98A, 324 लगना चाहिए था। 307 का भी मैटर बनता था जो हम उनका FIR का कॉपी देखे थे। लेकिन इस तरह से वहाँ का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगता है कि कहीं ना कहीं एक्यूज्ड से मिल के और सिर्फ ओनली 498A लगा दिया दहेज, जबकि प्रताड़ना का भी 3/4 लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने पूरा केस को इन्वेस्टिगेशन किया और पीड़िता का जब मैंने बयान लिया तो बयान लेने के बाद लगा कि नहीं, इसमें IO जो है इस केस का एक्यूज्ड से मिला हुआ है। तब फिर वहाँ के हम पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी को एक पिटीशन तैयार करके पूरे उनके घटनाक्रम का चर्चा करते हुए और जितना भी साक्ष्य था लगाने के बाद तब फिर सुपरविजन में कुछ सेक्शन जोड़ा, जैसे 323 है, 504, 506 3/4 दहेज प्रताड़ना अधिनियम को जोड़ा गया है। और उस समय इसलिए उनके परिवार वालों को बेल मिल गया कि 498 सिर्फ 498 लगा हुआ था, तो ये तो सिर्फ लड़का पे लागू हो रहा था, तो इसलिए उसको अग्रिम जमानत दे दिया गया न्यायालय से। जब लड़का बेल फाइल किया, AVP फाइल किया, उसमें इस केस के इंफॉर्मेट को नोटिस हुआ था, तब हम उस केस में अपियर हुए ये इंफॉर्मेट के ओर से। तो इंफॉर्मेट के तरफ से जब हमने सारे वस्तु स्थिति को रखा और ADJ 3rd जो थे वो ईमानदार कोर्ट थे, उन्होंने जब सारा वस्तु स्थिति को देखा तो उस समय भी लड़का के एटीट्यूड जो था वो क्लियर बोल दिया कि हम रखना नहीं चाहते हैं जी। और इस ग्राउंड्स पे जब उसको पूरा समझाया गया, कोर्ट ने हिदायत भी दिया कि अगर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम NTPC में नौकरी करते हो ना, तो संभल के बात करो। कोर्ट के सामने भी उनका व्यवहार जो था थोड़ा अलग हटके था, तो उनका बेल रिजेक्ट हुआ था। जब बेल रिजेक्ट होने के बाद जेल जाने का बारी आया तो उन्होंने अपने पत्नी को फिर इस्तेमाल किया। तब हमें पता चला कि इसके पहले भी अपने पत्नी को इस्तेमाल कर चुका है। तब उनके वृद्ध फादर जो है हमारे पास आए थे और बताएं कि हमसे कम से कम 25-30 लाख रुपया जो है भाई आज की डेट में सिर्फ ले चुका है। उसके बाद भी ज़मीन अपने पत्नी के नाम खरीदने के नाम पे भी उन्होंने अपने पत्नी के नाम से एग्रीमेंट करवाया था ज़मीन, और सारा पैसा उनके फादर दिए थे। फादर देने के बाद भी जो है वो ज़मीन जो है फिर बहला फुसला को वो अपने नाम से करवा लिए कि अगर तुम मेरे नाम से ज़मीन नहीं करती हो तो हम तुमको नहीं रखेंगे। इस तरह से वो बार बार उनके पिता या पत्नी के साथ इस तरह का घटना को अंजाम देते गया है। और उसके बाद भी उनके फादर या उनके परिवार के लोग चाह रहे हैं कि मेरी लड़की बसे, घर बसे। हम लोग भी थोड़ा लिबरल हो जाते हैं कि ये पति पत्नी का झगड़ा है, ये 498A का मैटर है, अगर घर बस जाए तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहूँगा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 498 एक सिर्फ बहाना है। दरअसल होता क्या है कि ये जो श्याम कुमार सिन्हा है वो अपने ससुर से झूठ बोल के, फ्रॉडगिरी करके, चीटिंग करके 22,20,000 रुपये ज़मीन खरीदने के नाम पर, घर बनाने के नाम पर अपनी पत्नी को इमोशंस में डूब करके अपने ससुर से ये चीटिंग और फ्रॉड करके 22,20,000 रुपये ले लिया। अब इस केस के बारे में भी आपको जानकारी होगी। और था अपने सास की 10 भरी सोने का जेवर और अपने पत्नी के 10 भरी सोने की जेवर, यानी 20 भरी सोने की जेवर कहलगांव के कन्हैया लाल ज्वेलर के पास में गिरवी रख के भी इन्होंने 5 लाख रुपए उठा लिया था। सर ये भी मामला है, ये भी आपके पास मामला है। तो हमको ये लगता है कि पत्नी को रखने की बात नहीं है, अब तो यहाँ पैसा रिटर्न करना है, क्योंकि ये बुजुर्ग इंसान जो मेरे सामने बैठे हैं कहीं न कहीं ब्याज से, मार्केट से पैसा उठा कर लिए हैं। अब इनको ब्याज वाला परेशान कर रहा है। अब इनके सामने मरता क्या नहीं करता, एक तरफ बेटी का सवाल है, घर का सवाल है, दूसरी तरफ इनको कर्ज वाला जो है परेशान कर रहा है। इन्होंने सोचा बेटी दामाद के उज्जवल भविष्य के लिए चलिए मैं कर्जा पैसा लेके भी दामाद को मदद करूँ। क्या इंसानियत आज मर चुका है। सर एक बात बताइए, अब इनका पैसा अगर वो नहीं लौटाते हैं
और बेटी को इस तरीके से टॉर्चर करके हॉस्पिटलाइज वो कर दिए। तो ऐसे में श्याम कुमार सिन्हा के ऊपर क्या सूचना हमने फोटो को क्लोज कीजिएगा नजदीक में सर। इसकी सूचना हमने ये स्थिति हो गई। जब हमसे संपर्क साधा गया था मारपीट के बाद, Thank you, sir. इसकी सूचना हमने कहा था कि एक मतलब पिटीशन लिख के वहीं एनटीपीसी थाना में देने के लिए, उसके बाद हम बोले थे कि उस पिटीशन को कोर्ट में लाइएगा, हम उस बात को कोर्ट में रखेंगे। उसके बाद एप्रियंस पे मैटर चल रहा है, तो न्यायालय कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलेगा, अभी भी हमको आशा है, और धीरज रखना चाहिए, न्याय मिलेगा उनको, क्योंकि एप्रियंस पे मैटर है और ये सब एपियर नहीं हो रहे हैं कोर्ट। और जिस दिन की मारपीट किया उसके बाद भी मैंने उस केस में पिटीशन लगाया है कि उनको ठीक से नहीं रखा जा रहा है, फिर पैसे का डिमांड किया जा रहा है, वहाँ से एनटीपीसी से इनको मतलब रूम खाली करने, क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह की घटना को देखते हुए मैंने पिटीशन लगाया है, तो कोर्ट एपियरेंस पे रिकॉर्ड चल रहा है, अभी ये लोग एपियर नहीं हो रहे हैं। सर मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। देखिए लड़की के माता पिता ने आरोप लगाया है कि जो उनके माता पिता ने ज़मीन खरीदारी के लिए मंडल कॉम्प्लेक्स में कहलगांव में 2 कट्ठा ज़मीन खरीदने के लिए जो 50 लाख रुपए दिए हैं, वो पैसा को हड़प करने के लिए शायद ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। जी, इससे यही साबित होता है, चूँकि जब वो कहा गया था मतलब कोर्ट के सामने कि हम इसको ठीक से रखेंगे, भरण पोषण देंगे, ये मेरी पत्नी है, और जब उनको 10 दिन के बाद ही मारपीट किया गया, तो इससे यही जाहिर होता है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह से लड़की का हत्या कर दें और इनकी जो संपत्ति या जो भी हम पैसा है सब उसको मतलब बचा लें। हाँ, वापस करना नहीं पड़ेगा। अगर नियत साफ रहता तो फिर ऐसी घटना नहीं घटती और बच्ची अभी हॉस्पिटल में नहीं रहती जी, अब जिंदगी और मौत के बीच। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 009 न्यूज़ टीवी नेटवर्क।